हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विच आर बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ क्राइम्स। और दोस्तों, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी सभी के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 मैं सब्सिक्वेंटली चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और इन क्वेश्चन से जो हम सीख पाएंगे कंसेप्ट वो भी सीखेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी विच वॉज बेस्ड अपॉन डिफॉर्मेशन विच इज कवर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देखिएगा। उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जब भी हम लीगल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जैसे कि लीगल रीजनिंग पे बेस्ड है, तो हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी अपने इमोशंस को बीच में ना लाएं। इमोशंस का इस्तेमाल ना करें, उनको साइड में रखें और प्रिंसिपल को ही फैक्ट्स पे अप्लाई करें। और उस आंसर को ज़्यादा प्रेफरेंस दें जो कि आपके आंसर को एक्सप्लेन करता हो। तो दोस्तों, पहला प्रिंसिपल डील करता है चीटिंग से रिगार्डिंग, और वो क्या कहता है? पर्सन इज गिल्टी ऑफ चीटिंग व्हेन ही फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू डिलीवर द लेटर्स प्रॉपर्टी टू हिम। चीटिंग क्या होता है? जब आप फ्रॉड के थ्रू किसी को इंड्यूस करें दूसरे बंदे को, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दे। तो इसके फैक्ट्स क्या है कि ए बी की दुकान पे गया और उसको फ्रॉडुलेंटली ये बताया कि भाई मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, और उसके अकाउंट्स को चेक करने लगा। और जब वो अकाउंट्स को चेक कर रहा था तो उसने माइक्रोवेव ओवन देखा और उसको बोला कि माइक्रोवेव ओवन मुझे दे दो। तो उसने क्या सोचा दुकानदार ने कि भाई कहीं टैक्स वैक्स से छापा ना मार दे, इसे हम दे देते हैं। और बाद में वो पहली इंस्टॉलमेंट देके उसको लेके चला गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और प्रोसिक्यूट कर दिया चीटिंग के लिए। तो क्या इसमें चीटिंग होगा? एज पर प्रिंसिपल इसमें चीटिंग कमिट की है उसने, क्योंकि पहली बात तो उसने अपने आप को गलत बताया, वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से था नहीं। तो उसने फ्रॉड्यूलेंटली उसको इंड्यूस किया दूसरे बंदे को, शॉप ओनर को, जिससे कि वो उसका माइक्रोवेव उसे दे दे। तो दोस्तों, यस, ही हैज कमिटेड चीटिंग because he induced B to part away with microwave oven by posing as though he was from commercial tax department। दोस्तों, इसमें इमटेरियल है कि उसने एक किस्त देके ही तो लिया है, उसके मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल उस बारे में कुछ भी नहीं कहता। आपको खाली प्रिंसिपल देखना है और उसको अप्लाई कर देना है फैक्ट्स पे। अगली बात है, एनी मैन हु मॉनिटर्स द वुमेन थ्रू इंटरनेट, ईमेल या एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज सेट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ। जब आप किसी वुमेन का पीछा करते हैं, देखते हैं कि उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो क्या करती है क्या नहीं करती, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, ईमेल, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों कहा जाता है स्टॉकिंग, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी। अगला क्वेश्चन है लीगल रीजनिंग पे बेस्ड कि आर्म्स का मतलब होता है वो सारे आर्टिकल्स जो कि डिजाइन किए गए हों या अडेप्ट किए गए हों कोई ऑफेंस करने के लिए या फिर डिफेंस के लिए। उनका इस्तेमाल ऑफेंस करने के लिए हो या डिफेंस के लिए हो तो उन्हें आर्म्स कहा जाता है। बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल्स प्योरली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज। पर अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जिसका इस्तेमाल प्योरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाता है तो उसे आर्म्स नहीं माना जाता। तो फैक्ट है, बलराम पोजेस एन आयरन रॉड। बलराम के पास एक आयरन रॉड है जो वो सेल्फ डिफेंस में यूज करता है। क्या ये आर्टिकल आर्म है? तो आप देखिए, क्या आयरन रॉड को आप प्योरली डोमेस्टिक पर्पस या एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज करते हैं? नहीं। पर ये क्या कह रहा है कि हर वो चीज आम मानी जाएगी जो कि आप ऑफेंस करने के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करें। तो इसमें उसने डिफेंस के लिए यूज किया था, तो ये आम है वैसे भी। और आयरन रॉड की हम बात करें तो ना वो डोमेस्टिक यूज में काम आती है, ना एग्रीकल्चर पर्पस के लिए काम आती है प्योरली। तो यस, इट इज एन आर्म एज पर द लीगल प्रिंसिपल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द ऑफेंस ऑफ मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड। ये आपसे वो पूछा है कि किन केस में मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड मान लिया जाता है। अगर आपने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा होगा तो आपको ये बात जरूर आती होगी। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रोवोकेशन। जब जैसे मैंने आपको प्रोवोक किया और फिर आपने मेरा मार दिया मुझे मर्डर में, उस सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन होना चाहिए पर, और आपने मुझे मार दिया, तो इस केस में उसे मर्डर नहीं समझा जाता, कल्पेबल होमिसाइड समझा जाता है। पर ये जो सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन है ना, ये मैंने ही आपको दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई तीसरा बंदा आपको प्रोवोक करे कि भाई दिव्यांशु का मर्डर कर दो, और आपने मेरा मर्डर कर दिया तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे, नहीं, तब वो मर्डर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और डिटेल में हम इसको जानेंगे जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। द राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन पर्सन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल एग्रेशन ऑफ अदर्स इज नोन एज। तो ये पूछ रहा है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को बचाना
या दूसरे की वैसे क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाना या अपनी बॉडी को बचाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कवर्ड अंडर आईपीसी। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में खाली आप अपनी प्रॉपर्टी या अपनी बॉडी नहीं बचा सकते, आप दूसरे की भी प्रॉपर्टी या बॉडी बचाने के लिए कोई एक्ट करते हैं तो वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कवर होता है। In which landmark judgment did the Supreme Court of India decriminalize homosexuality? homosexuality किस लैंडमार्क जजमेंट में डीक्रिमिनलाइज की गई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डीयू के 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अगला बात है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन आईपीसी में क्या ऑफेंस माने जाते हैं? ये दोनों ही ऑफेंस, थेफ्ट में आप क्या करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जाते हैं, एक्सटॉर्शन में भी आप उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिमांड करते हैं। तो दोनों ही ऑफेंस को both the offenses are considered as an offense against the property, क्योंकि इसमें मेन मुद्दा क्या होता है, प्रॉपर्टी को ले जाना। अगली बात है क्या किडनैपिंग में कंसेंट ऑफ माइनर क्या होता है? इमैटेरियल होता है, कोई वैल्यू होती है उसकी, नहीं होती। तो दोस्तों इट इज होली इमैटेरियल। ये इमैटेरियल है कि भाई किडनैपिंग में माइनर ने मुझे खुद बोला था कि हाँ अंकल चलो मेरे को आइसक्रीम खिला के लाओ, वो इमैटेरियल है। माइनर का जो कंसेंट होता है वो इमैटेरियल होता है किडनैपिंग में। मैंने किडनैपिंग और एब्डक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई भी है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप लॉ ऑफ क्राइम्स के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगली बात है क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज आर। तो इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और एक होता है क्वेश्चन ऑफ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो क्या बात होती है इसमें, ये पूछा है कि इंटेंशन और नॉलेज क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लॉ है। देखिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, क्यों होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि केस टू केस वेरी करता है। ये उस सर्कमस्टांसिस जो है केस के, उससे पता लगता है कि क्या इंसान की इंटेंशन थी, नॉलेज थी। जैसे कि आपने मुझे ब्लैंक रेंज से बिल्कुल पास से हेड पे गोली मारी, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई इंटेंशन साफ है उसकी और नॉलेज भी उसको है पूरा, कि भाई ब्लैंक रेंज से आप किसी को भी मारोगे ऑर्डिनरी आदमी को तो मर ही जाएगा, सिर पे गोली मारोगे तो ये फैक्ट से उसे पता लगा। लॉ नहीं कहती है इसके बारे में कुछ भी कि भाई तब इंटेंशन मानेंगे तब नहीं मानेंगे, या तब नॉलेज मानेंगे तब नहीं मानेंगे, कोई फिक्स्ड लॉ नहीं है इसके ऊपर। ये फैक्ट्स टू फैक्ट्स, केस टू केस देखा जाता है कि क्या उसमें इंटेंशन और नॉलेज उसकी रही होगी या नहीं रही होगी। तो ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मतलब फैक्ट के थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लीगल रीजनिंग पे बेस, जो कि ये कहते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। कोई भी वो चीज ऑफेंस नहीं मानी जाती जो कि एक्सीडेंटली हो गई हो या मिसफॉर्चुनेटली हो गई हो, विदाउट प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन है कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए या फिर आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, और एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। प्रॉपर केयर और कॉशन भी होना चाहिए साथ के साथ। तो अब एक बंदा क्या कर रहा था फैक्ट्स में कि वो वुड कटर था, वो क्या कर रहा था कि वो लकड़ी काट रहा था। बच्चे गए उसके पास, खड़े हो गए, बोले अंकल अंकल हमारे लिए भी बैट बनाओ। तो उसने उनको सुना नहीं और वो उनको इग्नोर करते हुए उसने लकड़ी काटना जारी रखा, और जैसे वो ये कर रहा था तो एक लकड़ी का टुकड़ा उड़ा और एक बच्चे के आंख में लग गया, जिसकी वजह से उसकी आंख खराब हो गई। तो इस केस में पूछा गया कि क्या ये ऑफेंस होगा या नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर है यस ही विल बी लायबल। अब देखिए मैं क्या बात कह रहा था आपको, कि आप हमेशा वो आंसर को प्रेफरेंस दीजिएगा जो आपके आंसर को एक्सप्लेन करता हो। देखिए ए ऑप्शन में भी ए लायबल है, डी में भी ए लायबल है, पर अब आप फैक्ट्स देखेंगे, वो प्रिंसिपल देखेंगे तो वो क्या कहता है कि विदाउट एनी नॉलेज होना चाहिए एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। इस केस में उसको नॉलेज थी कि बच्चे कटे, हाँ क्या उसने प्रॉपर केयर और कॉशन दिया, उनको भगाया वहां से, नहीं, क्या वो दूर किया अपना एरिया जहाँ पे वो काट रहा था, नहीं किया। तो आंसर ए और डी दोनों ठीक है, पर ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, डी, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है और वो कह रहा है बिकॉज ही हैड द नॉलेज, उसको नॉलेज थी कि बच्चे उसके पास खड़े हैं, फिर भी उसने वो काम चालू रखा। वहीं जब ए है तो ए तो सीधा बस ये कह रहे हैं कि यस ए इज लायबल फॉर कॉजिंग द इंजरी, पर आपके आंसर को एक्सप्लेन कौन सा ऑप्शन करे, ऑप्शन डी, विच इज बेस्ड अपॉन द लीगल प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा ये बात। अब पूछा गया है डाउरी के बारे में, तो देखो डाउरी देना मतलब किसी को डाउरी देना और लेना दोनों ही अपराध हैं। तो इन द अंडर आईपीसी गिविंग एज वेल एज टेकिंग डाउरी इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, देना भी और लेना भी। अगली बात आती है मैकडॉटन रूल को लेके। तो मैकडॉटन रूल एक फेमस रूल है रिगार्ड टू इंसैनिटी एज अ डिफेंस। मतलब अगर आप पागलपन से गुजर रहे हैं, आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं और आप कुछ ऑफेंस कमिट कर लेते हैं तो उसके लिए आप लायबल नहीं होते। तो उसी के बारे में है मैकडॉटन रूल, ये पूछा गया था बीएचयू के 2019 के पेपर में। अब एक पुलिस ऑफिसर है एक्स, वो टॉर्चर करता है वाई को कि भाई तू बता दे तूने जो प्रॉपर्टी चुराई थी वो कहाँ पे रखी है। क्या एक्स ने कोई ऑफेंस किया है? यस,
X is liable because custodial torture is a not part of his duty. ड्यूटी ये तो जरूर है कि उसको उठाए, जेल में रखे, उसको इंटेरोगेट करे, पर टॉर्चर करना ये पुलिस की ड्यूटी में कवर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि डेकॉइटी के लिए, एक डेकॉइटी करने के लिए, डकैती करने के लिए कितने लोग आवश्यक हैं कि तभी वो ऑफेंस डकैती माना जाता है? तो वो है दोस्तों 5 या 5 से ज्यादा। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 पार्ट 3 जल्दी चैनल पर अपलोड करूंगा। चैनल को आपकी तरफ फैला दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।